हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू रेडियंस आईएएस। सो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं एंड डेफिनेटली जो हमारी सीरीज़ चल रही है इस समय यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 1 ईयर में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं हम उन्हीं करंट अफेयर्स को बेसिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आज हमारे इस लेक्चर में अभी तक हम लोग एनवायरनमेंट इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे अब यहाँ पे लेक्चर 19 में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है CRISPR-Cas9। सो बेसिकली CRISPR-Cas9 या CRISPR एक जेनेटिक कोड है या जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ सीक्वेंस विच इज़ फाउंड इन अ बैक्टीरिया एंड दिस इज फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द प्रीवियस बैक्टीरियोफेजेस दैट हैड इन्फेक्टेड देम। ओके, सो दिस इज बेसिकली अगर हम CRISPR-Cas9 की बात करते हैं सो दिस इज बेसिकली द बैक्टीरिया विच यूजेस द CRISPR सीक्वेंस टू रिमेंबर each specific virus that attacks them by incorporating the virus DNA into their own bacterial genome, and this gives the bacteria the protection when a specific virus tries to attack again। तो अगर कोई मतलब एक तरीके की कोडिंग समझ लीजिए कि that this is going to remember कि अगर दोबारा से कोई वायरस अटैक करेगा so it is going to remember the code of it। सो बेसिकली CRISPR जो है उसके साथ एसोसिएटेड जो ये Cas9 है ये एक प्रोटीन है Cas9 एंड दिस इज अ बैक्टीरियल RNA। Okay, guided endonuclease that once activated will make special enzymes that seem to have co-evolved with the CRISPR. So do remember about this। साथ ही साथ ये CRISPR वर्क कैसे करता है, तो ये तीन की एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है। वन इज अ गाइड RNA, देन द अदर वन इज योर Cas9 एंड द अदर वन इज योर DNA। So guide RNA में basically it is a piece of an RNA that locates the targeted gene and the Cas9 is a scissor that snip the undesired DNA out। तो जो undesired DNA है उसको बाहर निकाल देता है Cas9 that is a protein and DNA is a desired piece of a DNA that is inserted after the break। So what are the challenges over here? Ethical challenges है definitely जो concerns develop करते हैं। There are certain ecological impacts with the negative traits throughout the population। So this is how a CRISPR work but how even it impacts the population, हमें ये भी बात को ध्यान रखना पड़ेगा। So do remember about this। So next हमारे पास जो टॉपिक है that is about lambda, that is language models for dialogue application। सो लैम्डा एक मशीन लर्निंग लैंग्वेज है जिसको गूगल ने क्रिएट करा है एज अ चैट बॉट दैट इज सपोज टू मिमिक ह्यूमंस इन कॉन्वर्सेशन। सो लाइक BERT, GPT-3 एंड अदर लैंग्वेज मॉडल्स, लैम्डा भी बिल्ड करी जा रही है ऑन ट्रांसफॉर्मर, एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट गूगल इन्वेंटेड एंड ओपन सोर्स इन 2017। इसको डिज़ाइन किया गया है टू बी एबल टू एंगेज इन फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशंस अबाउट वर्चुअली एंडलेस नंबर ऑफ टॉपिक्स। सो लैम्डा इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज लैम्डा रिलेटेड टू। सो डू रिमेंबर इट इज अ ML language being created by the Google। Next very important 4D printing। So previously भी UPSC अपने एग्जाम्स के अंदर एक बार 3D प्रिंटिंग के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में पूछ चुका है। Now we have a new technology जिसमें 3D प्रिंटिंग को ही रेनोवेट करा गया है, उसका इवोल्यूशन हुआ है, दैट इज अ 4D प्रिंटिंग। सो समझते हैं इसके बारे में। सो अ रेनोवेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग wherein the special material is used to print the objects that change the shape post its production। So that is one of the form of the 4D printing। So it need a stimuli to triggers to start transformation जैसे moisture, temperature, light, electrical current, stress और pH। and materials जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं आपके hydrogels, thermo responsive, photo and magneto responsive, piezoelectric materials और pH responsives। साथ ही साथ अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि 4D प्रिंटिंग की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सो इट इज सेल्फ असेंबली, सेल्फ अडेप्टेबिलिटी, सेल्फ हीलिंग, शेप मेमोरी एंड सेल्फ कैपेबिलिटी। प्रिंटिंग टेक्निक्स अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो इट इज सिमिलर टू द वंस जो 3D प्रिंटिंग में यूज़ करा जाता था, जैसे FDM दैट इज फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग, जेट 3D प्रिंटिंग, सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, डायरेक्ट इंक राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक बीम मेल्टिंग। एप्लीकेशन इसका बहुत वाइड है, इसको मेडिकल फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, टेक्सटाइल, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शंस, इन सभी सेक्टर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड डेफिनेटली जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी ये मल्टीपल सेक्टर्स को और एक्सप्लोर करेगी। सो दिस इज एन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। देन वी हैव अ टॉपिक विच इज़ नॉन फंजिबल टोकन, NFT। So क्या है NFT? So NFT is a digital object that can be a drawing,
animation, a piece of music, photo or a video with a certificate of authenticity which is being created by blockchain technology. So non-fungible tokens are basically a tokenized materials जो blockchain technology पे काम करते हैं. And tokenizing का मतलब होता है these are the assets which allows them to be bought, sold and traded more efficiently while reducing the probability of the fraud. So fungibility अगर हम लोग बात करें refers to an asset who has an ability to be exchanged with a similar asset without sacrificing its value. Okay, so इसकी characteristics अगर हम देखें they have a unique quality, a distinct value from other similar token because हर एक token का अपना unique identification code होता है. Similarly, they are digitally rare, they must be sold or purchased as a whole and they cannot be divided unlike the fungible tokens. Next we have India Stack. So what is India Stack? So earlier India has launched indiastack.global, which is a single repository of all the major projects on India Stack. It is a global Indian Stack.global allows to contribute towards the global digital public goods repository. So it is basically an open API and a digital public good collection जहाँ पर एक बहुत सारी applications जो है वो एक दूसरे से they can communicate, they can talk to each other and India Stack भी include करती है ऐसी application programming interface को जैसे आधार, UPI, कोविन, डिजिलॉकर, आरोग्य सेतु ऐप, ई संजीवनी, उमंग, दीक्षा एंड एम अगर हम लोग बात करें इसका क्या है टू अनलॉक द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ आइडेंटिटी, डेटा एंड पेमेंट्स एट अ पॉपुलेशन scale. Next we have NAVIC and really very important. So navigation with Indian constellation. It is an independent standalone navigation satellite जिसको इसरो ने डेवलप किया है अर्लियर जिसको IRNSS कहा जाता था. ये 7 सैटेलाइट्स से मिलकर बनता है and covers the whole of India's landmass and up to 1500 kilometers from its boundary. अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे हमें जो latest advancements दिख रहे हैं वो क्या है that it adds the L1 spectrum band into NAVIC which is a part of a GPS and is the most used for civilian navigational use. Parallelly, the expansion will help to increase its use in civilian sector and ships and aircraft traveling far from the country's border. Application अगर हम लोग देखें, so it is a public vehicle tracking in India and even provide emergency warning alerts to fishermen, tracking and providing information related to natural disasters. इसके अलावा अगर हम लोग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट जिसको अभी भी इंडिया काफ़ी यूज़ कर रहा है दैट इज़ जीपीएस फ्रॉम यूएस, ग्लोनास फ्रॉम रशिया, गिलीलो फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड बेडू फ्रॉम चाइना. सो इंडिया ने अपना खुद का एक navigation satellite system जिसको start किया है that is your NAVIC. Okay, in addition there are 2 regional systems as well that is NAVIC from India and QZSS from Japan. NAVIC के बारे में अगर हम और भी चीज़ें देखें तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली कंक्लूड करी थी फ्लाइट ट्रायल्स यूजिंग द गगन बेस्ड ऑन द एलपीवी अप्रोच. सो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू अचीव सच अ लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ एयर नेविगेशन सर्विसेज. अगर हम LPV अप्रोच की बात करें सो बेसिकली ये क्या है इट इज़ अ लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद अ वर्टिकल गाइडेंस जो बेसिकली एयरक्राफ्ट्स को गाइड करता है उनको कोऑर्डिनेट्स बताने में. और अगर हम लोग गगन की बात करें इट इज़ अ GPS एडेड जियो ऑटोमेटेड नेविगेशन. सो इट इज़ ऑल्सो इंडियन सैटेलाइट विच इज़ बेस्ड ऑन ऑगमेंटेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ISRO फॉर इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज इन द इक्वेटोरियल रीजन. It is one of the 4 space-based augmentation systems which is available in the world and includes US WAAS, Europe IGNOS and Japan MCAS. गगन के benefits देखेंगे तो it tells about the air traffic control, it managed the road and railway transport and even helped the farmers in crop spraying. So it is very important and अपनी country का खुद का एक GPS को develop करना which was challenging in the initial years for the government. Now they have developed their own GPS system by the name of the NAVIC. So it is a very great achievement for our nation. Next we have food fortification. So what is food fortification? So similarly देखिए एक बार जैसे क्वेश्चन राइस फोर्टिफिकेशन पे आ चुका है. नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज अ फूड फोर्टिफिकेशन बेसिकली. सो फूड फोर्टिफिकेशन हम कहते हैं वेयर वी आर डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन अ फूड टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड एंड टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट विद अ मिनिमल रिस्क टू हेल्थ. इसको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है दैट इज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2018. एंड फोर्टिफाइड का यहाँ पे मतलब होता है अ फूड विच इज स्पेसिफाइड अंडर द FSSAI रेगुलेशन एंड हैज़ अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन. सो इंडिया में व्हीट फ्लावर राइस दीज आर फोर्टिफाइड विद द आयरन. देन वीट विटामिन B12 फॉलिक एसिड मिल्क एडिबल ऑयल विद विटामिन A and D के साथ फोर्टिफाई होते हैं एंड डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट विद आयोडीन एंड आयरन. सो डू रिमेंबर
सो इन कोलैबोरेशन विद दिस ओनली वी हैव अ राइस फोर्टिफिकेशन. सो इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें राइस के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, ठीक है, जिसमें स्पेशल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, या फिर ऑप्शनल जैसे जिंक, विटामिन A, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एंड पायरिडॉक्सिन, जो सर्टन लेवल्स पे ही ऐड करे जाते हैं, जो डायरेक्शन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन अथॉरिटी ग्रांट करती है. सो FSSAI के नॉर्म्स के हिसाब से जो फोर्टिफाइड राइस है उसमें आयरन, फॉलिक एसिड एंड B12 होना चाहिए, और उसी के एडिशन में ये बाकी भी जो वाइटामिन हैं इनको भी ऐड करना नेसेसरी होता है. साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज अगर हम लोग देखें जो यूज़ करी जाती है टू ऐड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू रेगुलराइज इज डस्टिंग, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करा जाता है onto the surface of the rice grain using electrostatic force. So do remember which force? Electrostatic force. And this is a technology which provides limited nutrient protection when rice is washed, soaked or cooked in excess water. साथ ही साथ यहाँ पे जिस टेक्नोलॉजी को और देखते हैं दैट इज़ कोटिंग एंड एक्सट्रूजन. सो ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें पहले कोटिंग करी जाएगी एंड उसके बाद एक्सट्रूशन करा जाएगा उसमें टू यूज़ टू प्रोड्यूस द फोर्टिफाइड कर्नल्स, एंड सेकंड फोर्टिफाइड कर्नल्स को ब्लेंड करा जाता है नॉन फोर्टिफाइड राइस से. सो दिस इज़ नॉट टेक्नोलॉजी नहीं, बट आपको कोटिंग एंड एक्सट्रूजन डस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए. इंडिया में राइस को फोर्टिफाई करा जाता है एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी से, इन विच मिल्ड राइस इज पल्वराइज एंड मिक्सड विद द प्री मिक्स कंटेनिंग वाइटामिन एंड मिनरल्स. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो जो रेशियो रहता है आपका, इट्स रेंज फ्रॉम 1:50 टू 1:200 के बीच में. So rice fortification is quite important. Do remember this thing also. So in this lecture we have covered the important points for your science and technology, and I hope आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी. अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं, सो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए. हमारी टीम और हमारे में से कोई भी आपके उन पर्टिकुलर डाउट्स को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे. रेस्ट हमारे UPSC के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं. सो अगर आप हमारे साथ कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर 2024 और दी अपकमिंग बैचेस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन नंबर्स and do subscribe to our channel. Till then, take care everyone. Keep studying. Thank you so much. You can join us for further courses like our foundation course for 2023-2024 for UPSC or state PCS. You can join us for the test series for prelims cum mains for UPSC as well as state PCS. And even you can join us for subject specific classes which are also available at Radiance IS. For any detail, you can contact us on the given numbers in the description box. Thank you.